नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो 2 सवाल छोड़ दिए थे आपको होमवर्क में करने के लिए, उन्हीं सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है यदि P विकिरण दाब को, C प्रकाश की चाल को, Q प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आपतित होने वाले विकिरण ऊर्जा को प्रदर्शित करता है और 3 अशून्य XYZ ले लिए जाएँ और ये इस प्रकार से लिए जाएँ कि P की पावर X, Q की पावर Y और C की पावर Z रखी जाए, तो इस पूरे टर्म की वैल्यू, टर्म की या पद की कह सकते हैं, बीमा जो है वो होनी चाहिए। ये पूरा बीमा ही होना चाहिए, माने M0, L0, T0 आप ये कह सकते हैं। और भी जितने मूल मात्रा लगाकर करना चाहें उतने जीरो लगा सकते हैं ऊपर, तो कुछ ऐसे होना चाहिए। तो XYZ को किस प्रकार लें कि ये ऐसा हो जाए, तो इससे कह रहा है कि XYZ के मान निकालिए। तो देखिए इसमें पहले आप लिख लीजिए, हाँ पहले P, Q और C इन तीनों की अलग अलग बीमा पता कर लीजिए। P की क्या है, P बोल रहा है विकिरण दाब। देखिए विकिरण दाब, विकिरण माने क्या होता है, ये होता है रेडिएशन। रेडिएशन क्या, जो भी वैद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं उनको विकिरण कहा जाता है। हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, मगर आपको थोड़ा सा समझने के लिए बता दूं कि जैसे आपके मोबाइल में है, तो आपका जैसे ये मोबाइल है और यहाँ पे एक टावर है, ये सेल फोन का है, तो यहाँ से वैद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं जो कि फ़ोन में जाती हैं और ये सभी दिशाओं में निकलती हैं। उनमें से कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगें आपके फ़ोन में आती हैं, कुछ दूसरे फ़ोन में जाती हैं, कुछ कहीं नहीं जाती हैं, बस चलती चली जाती हैं। जो इसी को कहते हैं कि नेटवर्क कैच कर रहा है, कि अगर आपका मोबाइल उन विद्युत चुंबकीय तरंगों को ग्रहण कर रहा है, उनको कैच कर पा रहा है, तो इसी को कहते हैं कि नेटवर्क कैच कर रहा है। तो यहाँ पर ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, यही एक तरह का विकिरण है। आपका मोबाइल भी विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करता रहता है, माने इमिट करता रहता है, निकालता रहता है सभी दिशाओं में। सबसे बड़ी बात है सभी दिशाओं में, माने जिस तरफ टावर है उस तरफ भी विद्युत चुंबकीय तरंगें जाएंगी, रेडिएशन जाएगा, और जिस तरफ टावर नहीं भी है उस तरफ भी आपका मोबाइल से रेडिएशन निकलेगा और जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मोबाइल है आपका, ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल में से वो विद्युत चुंबकीय तरंगें जो टावर तक जाती हैं वही वापस लौट के आती है, तो इसी से कनेक्शन बना रहता है। बाकी इन सब का कोई खास काम रहता नहीं है। तो ये आपके बताने के लिए था, यही होता है रेडिएशन। अब यहाँ पर बात ये होती है कि जब कोई रेडिएशन ऐसे बहुत सारी रेडिएशन, वैसे ये गलत बना दिया मैंने, रेडिएशन कुछ एकदम एक ज्यावक्र की तरह होता है। ज्यावक्र आप समझते हैं ना, साइन कर्व की अगर आपने मैथ से पढ़ा हो तो उसकी तरह होता है। तो एकदम ज्यावक्र या साइन कर्व की तरह होता है, और ये अदृश्य होता है। हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसी बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें अगर किसी तल पर पड़ती हैं, आपतित होती हैं, तो उस तल पर एक तरह का दाब या बल लगाती हैं। अब चूँकि देखिए बल तो लगाते हैं, और अब चूँकि यहाँ पे तल है, तल का कुछ क्षेत्रफल होगा, मतलब भाई क्षेत्रफल है, बल अपॉन क्षेत्रफल करेंगे तो अपने आप प्रेशर होगा। माने तल है उस पर बल लगेगा, तो भाई आप समझ सकते हैं कि तल पर अगर बल लग रहा है तो उस तल पर उसका क्षेत्रफल होने की वजह से कुछ ना कुछ दाब भी हो जाएगा। तो इस तरह इससे एक तरह का विकिरण दाब पैदा होता है। ये इतना बताने के लिए कहा गया था। तो अब आप इसको देख लीजिए अच्छे से। तो विकिरण दाब ये होता है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि विकिरण दाब है, क्या इसकी बीमा कुछ अलग होगी? जी नहीं। कारण क्या है? बल लगता है, वो क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की वजह से, क्या जैसे कि विद्युत चुंबकीय तरंगें ऐसे आएँ और इससे टकरा जाएँ, तो यहाँ पर टक्कर में इस बोर्ड पर कुछ बल लगेगा। वो बल जितने क्षेत्रफल पर लगता है वही भाई दाब बन जाता है। तो यहाँ पर दाब तो वही है ना, अभी भी बल भागे क्षेत्रफल, और जहाँ भी बल भागे क्षेत्रफल होगा तो भाई वही तो होगा MLT-2 और L2, और ये फिर से बनेगा तो ये ML-1 T-2। माने यहाँ पर विकिरण दाब की बीमा क्या होगी? यही होगी। आप जानते हैं ना ये ऐसे होगा। तो यहाँ पर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं पूरा। विकिरण दाब की बीमा ये होगी। देखिए P की जो होगी बीमा वो होगी, यहाँ पे लिख सकते हैं P की बीमा यहाँ पे लिखेंगे ML-1 T-2। फिर आ जाता है क्या? C प्रकाश की चाल को निरूपित करता है। तो भाई देखिए प्रकाश की चाल हो चाहे जिसकी भी चाल हो,
तो प्रकाश की चाल है तो एक तरह की चाल ही, चाल की क्या होती है LT-1। बस उसके बाद आ जाता है क्यों की। अब देखिए क्यों को थोड़ा देख लीजिए। क्यों कह रहा है कि प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आपतित होने वाले विकिरण ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है। क्यों कह रहा है प्रति सेकंड। अब देखिए प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है, ये प्रति सेकंड का मतलब होता है कि हर एक सेकंड में। तो यहाँ पे जब भी कभी आपको फिजिक्स में प्रति सेकंड नहीं, अब इन चीज़ों को देख लीजिए। प्रति सेकंड या लिखा हो एकांक समय में, या लिखा हो प्रति एकांक समय में, ऐसा भी लिखा हो सकता है प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय लिखा होगा, समय लिखा होगा या फिर सेकंड लिखा होगा, ऐसा कुछ लिखा हो। ये यहाँ पे समय के अलावा सेकंड के अलावा लंबाई लिखा हो, लंबाई भी लिखा हो सकता है, लंबाई का मात्रक भी लिखा हो सकता है, प्रति मीटर, प्रति किलोग्राम द्रव्यमान, ऐसे भी कुछ मतलब प्रति लगा करके या एकांक लगा करके कुछ भी अगर बता रहा है तो इसका समझ लीजिए कि उसका उस राशि में कुछ भाग है। ऐसे अगर लिखा जैसे कि चाल, हम जानते हैं चाल की परिभाषा क्या बनती है, बचपन से ही आपको पढ़ाया जा रहा है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ये उसका सूत्र होता है। और चाल की परिभाषा आप क्या पढ़ते हैं कि प्रति एकांक समय में चली गई दूरी, चली गई क्या दूरी। अब यहाँ पे चली गई दूरी है, तो यहाँ पर देखिए चाल बराबर दूरी है एक तरीके से, वो ये कहना चाह रहा है। मगर ये कब होगा, चाल बराबर दूरी कब होता है, जब समय जो है ना, समय की वैल्यू 1 आए। मात्रक आप कुछ भी रख लीजिए, जैसा आप मात्रक रखेंगे वैसे चाल का मात्रक आ जाएगा। जैसे कि दूरी यहाँ पे किलोमीटर में है और यहाँ समय कितना है 1 घंटा, माने कोई वस्तु बोल दिया 4 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर रही, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा कि नहीं। मगर यहाँ पर ये इतनी आसानी से कैसे आ गया, 4 किलोमीटर और 4 ही किलोमीटर उसकी दूरी है और 4 ही उसकी चाल की वैल्यू आ गई, ये कैसे हुआ भाई। ये तो ऐसे ही हुआ ना कि यहाँ पर समय क्या लिया गया है, एकांक, माने 1 अंक वाला समय लिया गया है, तो ये इस तरह हो जाता है। यहाँ पर एकांक लेने का फ़ायदा यही हुआ कि जो ऊपर लिखा है बस वो केवल इसके बराबर आ गया, तो एकांक लेने का ये कुछ सेंस बनेगा, आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसी तरह कुछ भी हो, समय हो, अगर समय के अलावा जैसे कि इसमें प्रति एकांक क्षेत्रफल है, जैसे बल है वो सॉरी दाब की भी आप क्या परिभाषा पढ़ते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल रखा हुआ है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। देखिए वो कहने को ये भी कह सकते हैं कि बल में क्या कहते हैं, बल में क्षेत्रफल का भाग करने पर दाब प्राप्त होता है, मगर ये तो फिर वो सूत्र की नकल हो गई। सूत्र से ही इन्होंने परिभाषा बनाई कि जब सूत्र ये होता है तो इसमें a को 1 ले लिया जाए तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, p के बराबर हो जाएगी। ये कुछ ऐसा कहना चाहते हैं, इतनी छोटी सी बात को लेकर के उन्होंने परिभाषा बना ली है। और वही काम हमें यहाँ पे भी करना है कि परिभाषा से अब हमें ये चीज़ बनाना है कि यहाँ पे जब लिखा है जब कि प्रति सेकंड और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, तो देखिए इसको ऐसे करेंगे कि एक क्यों क्या है, एक तरह की ऊर्जा है, मगर ये एक ऐसी ऊर्जा है जो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लग रही है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक तो क्षेत्रफल लेंगे उसको उस भाग में रखेंगे और एक की वैल्यू 1 रहेगी, इसका आंकिक मान 1 रहेगा। बात को समझिए, क्षेत्रफल का आंकिक मान 1 रहेगा। अब आप ये नहीं सोचिए कि ये 1 है तो क्योंकि जो विमा होगी वो तो भाई mL2T-2 क्या कहते हैं ऊर्जा की विमा के बराबर हो जाएगी। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी तो a की वैल्यू कितनी है 1 है, a की वैल्यू 1 होने पर भी p की क्या कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू f के बराबर होने के बावजूद भी p की जो विमा आएगी वो बल की विमा के बराबर नहीं होगी। ये समझिए कि बल की विमा के बराबर नहीं होगी, भले ही उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है। तो क्या हुआ भाई, इसकी विमा क्या बनती है mL-1T-2, और जबकि इसकी विमा हर इस बार भी बनेगी इतनी, भले ही इसमें क्षेत्रफल की 1 वाली वैल्यू का भाग है। देखिए ये इसकी केवल 1 वाली वैल्यू है। यहाँ पे जब विमाओं के टर्म पर सब बात हो रही है तो क्षेत्रफल की वैल्यू 1 नहीं लेंगे, बल्कि क्षेत्रफल की विमा रखेंगे जो कि L2 होगी। बस इतना करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। बात ये होती है। उसी तरह इसमें भी होगा कि ऊर्जा में समय का और क्या कहते हैं समय का और क्षेत्रफल का भाग है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि
प्रति एकांक क्षेत्रफल है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए आप क्षेत्रफल का भाग दीजिए। और जब आप क्षेत्रफल का भाग देंगे तो यहाँ पर नीचे इसी की तरह ही यहाँ पर आप नीचे क्या करेंगे, इसको ले लेंगे। फिर इसी तरह प्रति एकांक समय का भाग देना है, तो t बराबर 1 वैल्यू लेना है। ये तो आपको सवाल हल करने के लिए लेना है। अगर जैसे q की वैल्यू दी हो, a की वैल्यू नहीं दे रहा है, t की वैल्यू नहीं दे रहा है, और वैल्यू न देकर के बस केवल लिख दे प्रति सेकंड और प्रति एकांक, तो आप समझ जाइए कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए मान लीजिए q बराबर ऊर्जा की वैल्यू दिया है, और यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू नहीं पूछ दिया है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू बराबर हो। मान लीजिए ऊर्जा की वैल्यू है 10 जूल ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर और प्रति सेकंड आपतित हो रहा है। तो क्यू की वैल्यू बताओ, तो भाई क्यू की वैल्यू ई की वैल्यू के बराबर होगा, और 10 जूल प्रति सेकंड, और 10 जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड, ऐसे लिख लीजिए। इसका मतलब है जूल में मीटर स्क्वायर और सेकंड का भाग है। ये कुछ ऐसे हो जाएगा इसकी वैल्यू निकालने के लिए, ये मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए। इसलिए इसको आप हटा दीजिए कि ये क्या कहने का मतलब, आप समझ गए होंगे इसका कहने का मतलब क्या है। इसकी केवल आंकिक वैल्यू दिखाते हैं। तो यहाँ पर इसको आप क्या करेंगे, समय है तो भाई समय का भाग दे दीजिए, और यहाँ पर क्यू की वैल्यू अब क्या आएगी, m L2 से L2 कर चुका होगा, और ये ऊपर जाएगा तो mt-3, ये कुछ ऐसे होगा। तो यहाँ पर सी की विमा क्यू की विमा जो आएगी वो आ जाएगी mt-3। आप समझ पाए ना कैसे होगा, तो इसको आप एक बार देख लीजिए, और मैं अब मिटा दे रहा हूँ इसको। चलिए देखते हैं, अब सवाल को हल करके देखते हैं। सवाल में ये उसने कहा है कि इनकी विमा ये आपने निकाल ली है, तो इनके ऊपर आप घातें चढ़ा दीजिए। अब जैसे कि p के ऊपर आप घात चढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। p के ऊपर x विमा चढ़ाइए, q के ऊपर y चढ़ाइए, और c के ऊपर z चढ़ाइए। हमने चढ़ा दिया। अब इसके बाद कह रहा है ये पूरा विमा ही होना चाहिए। माने p की पावर x, इसको देखिए, p के ऊपर x है, q के ऊपर y है, और c के ऊपर क्या है, घातांक है z। इसकी विमा लिख लीजिए, इसकी विमा बराबर 1 लिख लीजिए, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए अच्छी फॉर्म पर, m0 L0 T0, ऐसे कर दीजिए। और फिर आप सभी विमाओं को रख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर m L-1 T-2 की पावर x, फिर q की विमा रखिए, q की विमा mt-3 और mt-3 की पावर y, और Lt-1 भाई उसकी विमा है चाल की, प्रकाश की चाल की विमा। तो यहाँ पर z लग दीजिए, और यहाँ पर फिर से भाई m0 L0 T0। आप देख रहे होंगे ये कितनी बड़ी इक्वेशन बन रही है, मगर इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये सॉल्व ज़रूर होगी। क्यों होगी, क्योंकि भले 3 अननोन हैं x, y और z, मगर 3 ही समीकरण बनने वाले हैं। 3 समीकरण बनने वाले हैं, 3 समीकरण यहाँ बनने वाले हैं। इसका यहाँ पर हमें लाभ मिलने वाला है। आपको अगर ये दिख रहा हो तो चलिए मैं और इधर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर पहले 3 समीकरण बना, इनको एक साथ सम्मिलित करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे ये आ गया, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे ये my आ गया। इन दोनों को साथ साथ में रख लिया। चलिए पूरा ब्रैकेट सही से खोलता हूँ। t की पावर -2x, m की पावर y, t की पावर -3y, l की पावर z और t की पावर -z बराबर m0 L0 T0। अब इसको m को साथ में रख लेते हैं। तो m की पावर क्या हो जाएगी, x + y, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया। दूसरे ब्रैकेट में l को साथ में रख लेते हैं। यहाँ पे l नहीं, यहाँ पे l है, साथ में रखा। l की पावर -x + z। फिर t की विमा एक साथ रख लिया, t तीनों में है। t की पावर -2x -3y -z = m0 L0 T0। 3 इक्वेशन बना लीजिए। यहाँ पे x + y = 0। दूसरी इक्वेशन है -x + z = 0। तीसरी इक्वेशन -2x -3y -z = 0। 3 इक्वेशन है, पहली,
दूसरी, तीसरी। इनमें से सबसे सरल जो इन दोनों इक्वेशन को पहले आप उठा के देख लीजिए। ये इक्वेशन कहना चाह रही है कि x क्या है, इक्वल टू z, बहुत ही सिंपल दिख रही है। ये इक्वेशन कहना चाह रही है x की वैल्यू y की वैल्यू की ऋणात्मक वैल्यू के बराबर होगी। इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को आप उठा के इनमें रखिए। माने इसमें यहाँ पे काम करिए, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए, प्लस की y की वैल्यू चाहे जैसे रख लीजिए, x बराबर हमने क्या लिया था -y, अब इसी को रख लीजिए। यहाँ पे -2x रखा, प्लस में 3 ले लीजिए, और ये जो माइनस है ना इसको अंदर ले लीजिए, और माइनस इसको माइनस और ब्रैकेट में z लेकर के 0 कर दीजिए। z बराबर 1 रखेंगे, -x बराबर z बराबर x रखेंगे, और -y बराबर x रख लीजिए। देखिए सवाल कितनी जल्दी हल हो जाएगा। यहाँ पे हम जब x रखेंगे तो ये 3x हो गया, इसकी जगह हमने x रखा तो ये फिर x हो गया और 0। अब देखिए सवाल लगता कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है, x की वैल्यू 0 बता रहा है। चलिए देखते हैं पर कुछ मिस्टेक हुआ है, देखते हैं अच्छे से। x बराबर -y लेना है और लिया हमने सही से। भाई देखिए इक्वेशन सब सही बनी है, मगर -x + z = 0 आ रहा है, ये सही है। आप एक बार ठंडे दिमाग से सोच के देख लीजिए। हमने इन वैल्यूज़ को उठा करके बस केवल इसमें पुट कर दिया, उठा करके इसमें पुट कर दिया। देखिए तीसरी इक्वेशन भी एकदम सही है। चलिए ठीक है, तो -y यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर ये सही से बन के आ रहा है, 3x बन के आ रहा है, ये -x, ओ सॉरी ये 1 आनी चाहिए वैल्यू। हाँ तो दोस्तों ये सवाल हम लोगों ने देखा, देखिए फिर से देख लीजिए कि -2x और z की जगह हम क्या लिखेंगे इस इक्वेशन से, माइनस का x और -3 और y की जगह क्या रख सकते हैं आप। मैंने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया था कि -y अंदर ले लिया था, ये दोनों जुड़ जाएगा, -3x, और यहाँ पर माइनस का ये जो +3 ले लीजिए, और -y की जगह हमने x रख दिया। और तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये तो यहीं पर संतुष्ट हो जा रही है इक्वेशन। ये इक्वेशन आगे सॉल्व भी नहीं हो रही, क्योंकि x कट जाएगा, x की कोई वैल्यू आ ही नहीं पाएगी। तो ये सर अब इसको करें कैसे, अब यहाँ पे डर बनता है कि सॉल्व किया कैसे जाए। तो देखिए एक और तरीका हो जाता है कि देखिए अगर हम इसकी कुछ मतलब अपनी तरफ से वैल्यू मान लीजिए, एक अच्छा तरीका तो ये है। अब ये कैसे अपनी तरफ से वैल्यू मान ले, इसका भी कुछ सटीक तरीका होना चाहिए ना। तो देखिए देखते हैं, इसी के नीचे देख लेते हैं। ये इस इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, हम जो आगे करने जा रहे हैं इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। देखते हैं यहाँ पर इसको थोड़ा पलट के लिख, वैसे सही लिखा है, x बराबर -y लिखा है और x बराबर z लिखा है। जब x बराबर -y और ये बराबर ये, तो क्या इन दोनों से आपको ये नहीं मालूम पड़ता कि -y बराबर z? भाई ये भी तो हो सकता है। अब देखिए 3 इक्वेशन एक तरीके से बन ही गई, मगर ये तीनों ही इक्वेशन सॉल्व नहीं करा दे पाएंगे इस सवाल को। इनको एक साथ कंबाइन कर लीजिए, माने x बराबर -y बराबर z, इसको ऐसे लिख लीजिए। देखिए इसमें 3 इक्वेशन एक साथ आ गई। अब पता क्या करना है, अब आपको क्या लगता है क्या किया जा सकता है यहाँ पर, कि यहाँ पे तो बस केवल एक तरीके से इक्वेशन मिलती चल जा रही है, सोल्यूशन क्या है पता नहीं। तो क्या करें, देखिए इसके अनुपात में आप ये मान सकते हैं कि हाँ भाई 1 है। इन दो x का और 1 का अनुपात, y का -y और 1 का अनुपात बराबर है z और 1 के अनुपात के। इनका अनुपात एक यादृच्छिक कोई संख्या मान लीजिए जैसे लैम्डा। तो अब देखते हैं, तो x बराबर क्या आएगा इससे, लैम्डा। y बराबर क्या आएगा, वो भी आएगा क्या, -लैम्डा। और z बराबर की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी प्लस लैम्डा। अब यहाँ पर कुछ वैल्यू डाल के देख लीजिए जो लैम्डा के लिए, इन तीनों के लिए हो। हम सबसे पहले लैम्डा बराबर 1 डाल के देखते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू +1। तीनों वैल्यूज़ को आप इस वाली इक्वेशन में रखिए, तीसरी इक्वेशन बस कल चेक करने का काम आएगी। -2x -3y -z = 0। अगर ये वैल्यू इसको संतुष्ट कर गई तो x बराबर लैम्डा बराबर 1 रखना हमारा सही साबित हो जाएगा। वैसे देखिए सबसे पहले आप यही लिख के देख सकते हैं, है ना। तो इसी को रख के देख लीजिए। यहाँ पे -2 ये 1 आएगा, -3 ये -1 आएगा, ये -1। अब देखिए ये -3 हो गया, अब ये कितना हो गया +3। देखिए हमारा सॉल्व होके आ रहा है कि पूरा 0 आ रहा है। इसका मतलब x की ये x y z की ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रही हैं, माने x y z की यही वैल्यूज़ ही इसकी असली वैल्यूज़ होंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है कि हम लोग करके देख रहे हैं, x पूरा कटे जा रहा है तीसरी इक्वेशन में, कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा है। आप इसको पूरा नोट कर लीजिए। ये एक सवाल ऐसा हो सकता है कि ये गणित की दृष्टि से बड़ा अच्छा सवाल हो सकता है। किसी को भी गणित के स्टूडेंट को आप ये सवाल देके देख लीजिए, देखिए वो नहीं लगा पाएगा, सॉल्व ही नहीं कर पाएगा बहुत देर तक।
फिजिक्स में कभी कभी ये भी जादू देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं। अब इसको देखिए, अब वैल्यू उठा करके हम वीमा में रखते हैं। भाई एक बार चेक कर लेना कि वीमा हमारी संतुष्ट हो रही कि नहीं संतुष्ट हो रही हैं। अगर ना संतुष्ट हो रही हो तब तो फिर लफड़ा है। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू डाल के देखिए, और यहाँ पर देखिए ml-1 t-2 की पावर 1, हम सबकी वैल्यू डाल के देखिए रहे हैं। देखिए mt-3 की वैल्यू -1, c की वैल्यू lt-1 की पावर 1, सबको उठा के रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। m इसकी वैल्यू क्या जाएगी -m, तो यहीं पर सबको रख दिया जाए। m-1 t+3 L1 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, t-1। देखिए m है m1 है, ये कैंसिल, l है l-1 है l1 है, ये भी पूरा कैंसिल। mt-2 है, यहाँ पे t3 है और t1 है t-1 है, ये आपस में जुड़ करके पूरा ये भी क्या हो जाएगा 0। तो ये पूरा तीनों ही मिल करके ये हो जाएगी, या कह सकते हैं 1 बस। तो इस तरह ये विमाहीन आके सिद्ध हो रही है। अब चूंकि हमारे सवाल में जो हमारी वैल्यूज आ रही हैं वो इस सवाल को संतुष्ट कर रही हैं, तो इसलिए हमारा सवाल बेहद सही आता है। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगी, आप फोकट प्रयास मत करिएगा। इस सवाल को आप किसी मैथ्स के स्टूडेंट को देख लीजिए, देखिए वो लगा ही नहीं पाएगा, वो बहुत देर तक परेशान रहेगा। आप किसी को देख लीजिए फिजिक्स का ये जादू आपको कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इस सवाल को पूरा नोट कर लीजिए, तब तक मैं दूसरा सवाल लिखता हूँ। तो देखिए दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल बेहतरीन सवाल है। अब तक हमने जो मूल राशियाँ होती थी, मूल राशियाँ जिनके ऊपर हम घाते चढ़ा करके क्या कहते हैं विमाएँ पता करते थे। जैसे द्रव्यमान के लिए हम क्या लेते थे, ये लंबाई के लिए, ये दूरी के लिए, समय के लिए हम क्या लेते थे ये। अब ये मतलब समझ रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ मास, लेंथ, टाइम के पहले अक्षरों को क्या प्रतीक के रूप में, मूल राशियों के रूप में दिखाते थे, और इनके ऊपर कुछ घाते चढ़ाते थे। जैसे कि ml-1 t-2 किसकी हो गई, दाब के लिए। ml2 t-2 किसकी हो गई, ऊर्जा की। mlt-1 किसकी हो गई, संवेग की। इस तरह मतलब बहुत सारी भौतिक राशियों को हम अलग अलग तरह की मूल राशियों के घातांकों के रूप में व्यक्त कर देते थे। तो यहाँ पर क्या है, सवाल बदल दिया, कह रहा है अब इनको मूल राशियाँ ना मानो, किसी और चीज़ को मूल राशि मानो। तो अब बताओ कि जैसे कि इसने ले लिया कि यहाँ पर वेग, बल और ऊर्जा को क्या मान लो, नई मूल राशियाँ। हालांकि ये सही नहीं है, मगर फिर भी कह रहा है मान लो। तब द्रव्यमान की मूल राशि नया विमा क्या होना चाहिए, द्रव्यमान का नया विमीय सूत्र क्या होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखिए, अब तक द्रव्यमान क्या होता था, मूल राशि होता था, तो इसके केवल एक ही निकल के आता था, द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र निकलता था वो निकलता था केवल कैपिटल M पावर 1 ज़्यादा, बस इतना होता था। मगर अब ये जब ये ऐसे मूल राशियाँ ये हो जाएंगी, तो इनके हिसाब से द्रव्यमान की कुछ द्रव्यमान की कुछ नया विमीय सूत्र बन के आएगा, उसी को ये पूछ रहा है। सवाल का मतलब पूछने का सेंस आपने समझ लिया हो, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिद्धांत क्या अपना सकते हैं, तो आप सिद्धांत देखिए क्या अपना सकते हैं कि जो मेन चीज़ इसमें मतलब इसकी जो पूरी प्राण आत्मा जो भी कहना चाहिए वो ले लीजिए। वो ये होगी कि विमाएँ LHS की विमा RHS की विमा के बराबर होगी हमेशा। बस यही ये विमा मतलब ये सूत्र, ये सिद्धांत हमेशा काम देता है। यहाँ पर विमाएँ नहीं बदलने वाली हैं। मतलब द्रव्यमान की जो विमा होगी, मास या द्रव्यमान की जो विमा होगी, वो पहले जो रहेगी वही बाद में भी रहेगी। माने द्रव्यमान की विमा बराबर यहाँ पर द्रव्यमान की पहले वाली विमा, प्रारंभिक विमा आप लिख सकते हैं। प्रारंभिक इनिशियल, इंग्लिश में इनिशियल बोलते हैं, तो इनिशियल विमीय सूत्र जो विमा, बस केवल विमा ले लीजिए। इस बार विमा लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि विमीय सूत्र बदलने वाला है ना, इसीलिए। मगर विमा ठीक ठाक वैसी ही रहेगी, बराबर अंतिम विमा। मैं इतना शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहा हूँ, आप इसको समझ जाइएगा। इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे करें।
यहाँ पर आप मान लीजिए कि m जो है वो प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी की पावर x के, बल की पावर y के और e की पावर z के। इतना आप मान लीजिए। क्यों मानेंगे? क्योंकि अब यहाँ पर हमें इनके बीच में रिलेशन पता करना है एक तरीके का, वो भी विमी सिद्धांत पर। तो यहाँ पर फिर से आप सही से लिखिए LHS की विमा, LHS की विमा बराबर RHS की विमा। तो सिद्धांत हम लगा ही देंगे, अब बस लगाते हैं इसको। तो यहाँ पर जो m की जो विमा होगी वो क्या है m1, L क्या है 0, T जो क्या है 0 इज इक्वल्स टू, आप ले सकते हैं यहाँ पे k लेकर के वो सब करिए चाहे ना करिए, आप ऐसे ही डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए। आपको केवल सवाल के आंसर आने से मतलब है। यहाँ पे y रखा, ये बल की विमा है, आपको मालूम ही होगा। mL2T-2 ये ऊर्जा की विमा है, पावर z, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर m की विमाओं को साथ में रखते हैं, तो m की विमा y प्लस z आएगा एक तरफ एक ब्रैकेट में, l तीनों में है उठा के रखिए, l की विमा आ जाएगी l की पावर x, l की पावर प्लस में y प्लस 2z। अब ये देख रहे होंगे, सही समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए t की पावर -1 है तो -x कर लिया, t की पावर -2y होगा और यहाँ पर t की पावर -2z होगा। और बस इनको यहाँ पर क्या करिए, घातांकों की तुलना करने पर लिखना चाहिए, घातांकों की तुलना करने पर। यहाँ पर y घातांकों की तुलना करने पर पहली इक्वेशन बनेगी y प्लस जेड इक्वल्स टू 1, दूसरी इक्वेशन बन रही है x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 0, तीसरी इक्वेशन बन रही है -x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0। अब इनको हल सॉल्व करते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ, तीसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन के साथ मर्ज करता हूँ, उस मतलब पहली इक्वेशन का तीसरी इक्वेशन में उपयोग करता हूँ। तो क्या होगा देखिएगा, पहले तो मैं एक काम करिए माइनस से गुणा कर लीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा माइनस से देखने में गड़बड़ी लग रही होगी। मैं पूरा माइनस को गुणा करके यहाँ पे सॉल्व करके लिख रहा हूँ 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0, या यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया गया तो y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अच्छा हुआ कि यहाँ पर ये वैल्यू 0 नहीं आ रही है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती पिछले सवाल की तरह। y प्लस जेड इक्वल्स टू 1, तो x प्लस 2 ऑफ इतना 1, हमने इसकी वैल्यू को उठा करके यहाँ रख दिया है, आप देख लीजिएगा इक्वल्स टू वे x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 या x इज इक्वल्स टू -2। ये x की पहली वैल्यू आ गई, मतलब पहले x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यूज़ का प्रयोग दो समीकरणों में है, इन दोनों समीकरणों में x की वैल्यू रख दीजिए और y और z की वैल्यू इससे पता कर लीजिए। x की वैल्यू ना इसमें रखी जा सकती है ना इससे पता की जा सकती। कारण ये है कि इस समीकरण का उपयोग तीसरे समीकरण में एक बार हो चुका है। मतलब समीकरणों को सॉल्व करने का प्रोसेस तो आप समझते ही है ना कि भाई इस समीकरण का इस समीकरण में उपयोग हो चुका है, तो इससे ये निकला है x की वैल्यू, तो वही वैल्यू अलग अलग समीकरण में डाल दीजिए, बाकी में आप नहीं डाल पाएंगे, नहीं तो सॉल्व मतलब गलत हो जाएगा, सॉल्व सही सॉल्व नहीं होगा। इसमें सॉल्व करके नहीं, मतलब हाँ ये एक मिनट, इसमें अगर आप x की वैल्यू -2 डाल के देखिए एक बार, देखते हैं क्या होता है। -2 आपने लिखा तो यहाँ पे केवल 2 आएगा, माइनस पहले से ही लगा है, -2y माइनस 2z इक्वल्स टू 0। अब आप जब करेंगे तो कुछ इतना आएगा, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस समीकरण का उपयोग करेंगे तो फिर से कट उठा के 0 जाएगा, y प्लस जेड की वैल्यू कभी नहीं आने वाली है, इसलिए आप इसकी वैल्यू उठा के केवल इसमें ही रख दीजिए। देखते हैं कि कितनी जल्दी देखना कितनी जल्दी आंसर आ जाएगा। x की ये वैल्यू उठा करके समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x बराबर -2 रखने पर सॉरी ये आएगा -2, पूरा मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, y प्लस 0 -2 प्लस, अब देखिए ये इक्वेशन एक बन गई और एक इक्वेशन है y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1। ये देखिए y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, ये समीकरण नंबर 1 तक 4 मान लीजिए, और ये समीकरण नंबर क्या है, पहली है। अब इन दोनों समीकरणों को घटा दीजिए, देखना आंसर आ जाएगा। घटाया -2 प्लस का z
इक्वल्स टू -1, जेड बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस में 1, जेड बराबर +1 आ गया। तो y बराबर क्या होना चाहिए, समीकरण 1 से निकाल लीजिए कि y + z बराबर 1 है, तो y बराबर 0। आप समझ रहे होंगे कैसे, देखिए y + 1 इक्वल्स टू 1 है, तो y बराबर 0 कट उठा के। चलिए अब बिना किसी जगह किताब में देखे हुए कि ये सही है गलत है, इसको चेक करते हैं। हमें क्या करना है, द्रव्यमान की विमा हमको पता ही है कि कितनी होगी, m0 L0 T0 और m1 L0 T0। ये आनी चाहिए, यही आनी चाहिए, इससे भी देखते हैं। v की पावर x, f की पावर y और e की पावर z। आप वैल्यूज रख के देखिए भाई, देखिए y बराबर 0 रखेंगे, f पूरा ही कट के 1 0 जाएगा, मगर फिर भी मैं पूरा सॉल्व करता हूँ। v का l की पावर t-1 की पावर कितना होगा, x बराबर -2, f का mlt-2 की पावर 0, e का क्या होगा ml2t-2। ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, शायद दिखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आया कि यहाँ पे z बराबर +1 रखा, ये पूरा 0 जाएगा, इसको हम छोड़ देते हैं। देखिए l की पावर कितना आया, -2 यहाँ से और +2 यहाँ से। आप समझ रहे हैं भाई, ये तो पूरा कट के 0 हो गया, इसको लेना ही नहीं है, बचा ये और ये दोनों, इनमें दोनों में l है, दोनों में l उठा कर यहाँ पे रख लिया। फिर t की वैल्यू इसमें कितनी आ रही है, -2, और यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। ये दोनों कट के पूरा खत्म, मगर हाँ m की पावर 1 अभी बचा है। आप इसको यहाँ पे अलग से लिख लीजिए और देखिए दोनों ही तरफ सही से वही आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है m1 L0 T0। इसका मतलब हमारी x y z की ये वैल्यूज़ एकदम सही हैं। तो आप x y z की वैल्यूज़ लिख दीजिए, y0 + 1 और x - 2, यही इसके आंसर हैं। आपने इन दोनों सवालों को देखा, बेहतरीन सवाल थे, बहुत धन्यवाद। और कुछ भी कमेंट हो, कुछ भी डाउट हो इस पूरे मतलब इसके बारे में, हाँ आपको एक डाउट हो सकता है कि हमने NCERT के सवाल नहीं लिए हैं। क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि वो सरल होते हैं, मगर हमने थोड़ा कठिन सवाल ले लिए हैं। मैं आपको ये वाले NCERT के क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, मगर उसके लिए हमें एक पार्ट और पढ़ना पड़ेगा। देखिए वीमा वाला जो पार्ट है उसका डायरेक्टली लिंक है एक पार्ट से, उसका नाम है मात्रक मापन, जो भी कह लें, त्रुटि विश्लेषण, बहुत सारे पाठों के अलग अलग नाम भी हो जाते हैं। सॉरी, त्रुटि विश्लेषण, एरर, मतलब इस पार्ट से इस पार्ट को जोड़ करके NCERT का पहला पार्ट बना है। तो जब हम इस पार्ट को पढ़ लेंगे, जो कि हम आगे पढ़ने ही वाले तुरंत आगे, तो पढ़ करके भाई फिर इसके NCERT के सवाल लगाएंगे। अभी हमने इधर उधर से उठा करके कहीं से सवाल किए हैं ताकि आपको वीमा की डीपनेस, वीमा के अंदर की गहराई समझ में आए, सवाल लगाना समझ में आए, इसलिए ऐसा किया गया है। आप परेशान मत होइए, ये सवाल केवल समझिए, इन सवालों का आप बस केवल समझिए, इनको मतलब ये नहीं कि आप ये नहीं सवाल मिल रहे हैं कहीं किताबों में, कोई बात नहीं मिल रहे हैं। हमने बस सवाल लगाने का तरीका देखा, सिद्धांत देखा, तरीका देखा, सवाल हल करना सीख गए, इतना बहुत है। इसके बाद किताब के अनुसार या सिलेबस के अनुसार तो हम लोग कभी भी ढल सकते हैं। आपने इतना देखा, इसके लिए धन्यवाद।